आप सभी छात्रों का वीवीआर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक संविधान के नए सब्जेक्ट्स के साथ, नए विषय के साथ आपके सम्मुख पेश हुए हैं, और जिसमें मैं आज आपको संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आपके आने वाले पैट के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन पर आपके साथ चर्चा करूँगा। तो अब हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखना स्टार्ट करेंगे भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ मोस्ट क्वेश्चंस, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले प्रथम क्वेश्चन में हम अब देखते हैं कि आप सबको ये तो अच्छे से विदित होगा कि भारत के संपूर्ण संविधान का जो एक निचोड़ है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में निहित है। जैसा कि आप सबने देखा है, भारतीय संविधान को समझा है, पढ़ा है, तो अब उसमें जो प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ मोस्ट पॉइंट हैं जो पैट से संबंधित आ सकते हैं, उसमें मैं आपको कुछ इन चंद क्वेश्चंस के सहायता से और भी अधिक क्वेश्चंस को उसमें बनाकर आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से UPSSC क्वेश्चंस पुटअप करेगी। तो अब देखते हैं इस तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। यानी कि संविधान के निर्माताओं का मत, इसमें यहाँ आप ये समझेंगे तो संविधान के निर्माताओं का मत किसमें प्रतिबिंबित होता है, यहाँ बहुत अधिक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान के चारों खंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिसमें क्या है, आपकी प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद आपका मूल अधिकार, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। क्यों? क्योंकि चारों खंड ऐसे हैं जिसमें भारत के उत्थान के लिए और नागरिकों को दिए जाने वाले अधिकारों के संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहीं पर मैक्सिमम छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं। जो इस तरह के पॉइंट्स आते हैं उनमें आपको ऐसा लगता है कि ये कथन प्रस्तावना में भी निहित है और यही कथन मौलिक अधिकार में भी निहित है और यही चीज़ें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कही गई हैं। तो वहाँ से अब हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। तो इसमें आप यहाँ देखेंगे और देखकर मुझे सबसे फटाफट, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इसका आप अपना क्वेश्चन का आंसर आप अपना अभी कमेंट में डालेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं, भारत के निर्माताओं के मत में से सबसे पहले दिया गया है कि जो प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंबित का मतलब क्या होता है कि पूरी संविधान की छाया हमें किसमें देखने को मिलती है या संविधान का चित्रण हमें कहां देखने को मिलता है। तो ये हमें मिलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना में चित्रण कैसे मिलता है, ये जो मैंने वर्ड बोला आपको, चित्रण, छाया या प्रतिबिंबित, ये क्यों मिलता है। आप सब यदि प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला वर्ड क्या दिया गया है, सबसे पहला वर्ड दिया गया है हम भारत के लोग। तो ये किसके लिए हुआ, हम भारत के लोग। तो ये किसके लिए हुआ, ये कहा गया किसके लिए, संपूर्ण भारतीयों के लिए। और उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक सामाजिक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने के लिए। तो यदि हम एक भारत के लिए जितने भी कार्य हमें करने चाहिए उसके संपूर्ण सामाजिक धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, तो उन सभी कार्यों का निचोड़ आपको देखने को मिलता है कहां पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो यदि पूरे संविधान का निचोड़ या एक पॉइंट पर हमें देखने को मिल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब या छाया ही कहेंगे ना। तो ये हो जाता है आपका प्रतिबिंब या छाया। अब यहां से एक क्वेश्चन कई बार और पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, बड़ा डाउटफुल सा क्वेश्चन है और स्टूडेंट उसमें गलती करते हैं। वहां ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, उसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। और वहां एग्जामिनर आपको कैसे ऑप्शन देता है, वहां ऑप्शन देता है एग्जामिनर आपको, पहला ऑप्शन देगा प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन देगा आपको मूल अधिकार, तीसरा ऑप्शन देगा आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व और चौथा ऑप्शन देगा आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप चारों क्वेश्चन रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देख लें, नोट कर लें। क्वेश्चन है क्या कि
भारत के संविधान की आत्मा निम्न में से किसको कहा गया है? और ऑप्शन में आपको एग्जामिनर देता है प्रस्तावना, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब इसमें यदि आप देखते हैं तो यहां पर क्या पॉइंट निकल कर आ रहा है? 2 पॉइंट आ रहे हैं। आपने मैक्सिमम बच्चे ये पढ़ते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को कहा है क्या? कि भारतीय संविधान की आत्मा। और यहीं से बच्चे क्वेश्चन क्या टिक कर कर आ जाते हैं कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना में निहित है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो यहां से आपको दोनों पॉइंट समझ में आए, प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ चीजें समझ में आई। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस को हम पिक करते हैं। तो यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। अभी मैंने आपको प्रस्तावना में बताया, क्या बताया? कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, क्या हम भारत को एक समाजवादी, पथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, किसके? भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए ये प्रस्तावना की पहली 2 लाइनों में कहा गया है। तो यदि यहां देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, कि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये कौन वर्णित करता है? इसके बारे में हमें भारत संविधान का कौन सा भाग बताता है? क्वेश्चन ये कह रहा है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन मौलिक अधिकार, आप समझेंगे कि भाई धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब यहां आप देखिए, क्या देखेंगे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या दिया गया है कि राज्य, देखो यहां अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा तो आपको सबसे पहले ये डेफिनेशन माइंड में आनी चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। देखो संविधान मैक्सिमम छात्र क्या करते हैं? रटने का विषय समझते हैं, और संविधान रटने का विषय नहीं है। संविधान को समझने की आवश्यकता होती है। तो यहां मैं आपको बताता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं क्या। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को अगर आपको पता होगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है कि राज्य के वो सभी कार्य जो राज्य के निर्माण, उत्थान और नागरिकों के प्रोत्साहन के लिए किए जाएं, वो किसमें कहे गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो यहां से क्या होता है? राज्य को धर्मनिरपेक्ष तो नहीं बताता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व धर्मनिरपेक्ष में नहीं आते, 9वीं अनुसूची भी इसी में संबंधित नहीं है। अब क्या बचता है? मौलिक अधिकार इससे संबंधित नहीं है। मौलिक अधिकारों में धर्मनिरपेक्ष बताया जाता है। यहां कंफ्यूजन में आप ले लोगे क्या कि मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है तो कहीं ना कहीं वो धर्मनिरपेक्षता हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष शब्द दिया गया है, ये क्यों दिया गया है? इस धर्मनिरपेक्ष, या इसका दूसरा ऑप्शन आपको मिल जा सकता है लिखा हुआ पथनिरपेक्ष। पथनिरपेक्ष क्या होता है? तो ये जो धर्मनिरपेक्ष या पथनिरपेक्ष है, ये जो धर्म शब्द दिया गया है, ये जाति के आधार पर नहीं दिया गया है। यहां धर्मनिरपेक्ष का मतलब है, आपने वेद सबने पढ़े होंगे, वेद पुराण सबने पढ़े हैं, तो वेदों में कार्य करने के अनुसार धर्म चिन्हित किया जाता था। तो ऐसा ही इसमें दिया गया है। इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है कि जो कार्य के अनुसार, व्यक्ति के कर्म के अनुसार उसका धर्म अलग होता है। तो यहां पर धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? प्रस्तावना। तो यहां आप नोट करेंगे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना। अब यहां से एक क्वेश्चन अगला देख लेते हैं।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो अब आप देखिए कि निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता ऐसी है जिसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। अब आप यहां देखिए कि भारतीय संविधान की कौन सी उसका वर्णन नहीं है। अब यहां आप देखेंगे तो आप देखते हैं इसमें दिया गया है, ऑप्शन देखिए, पहला क्या दिया गया है? धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता या विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। अब इसमें आप देखिए तो यहां पर क्या ऑप्शंस आ रहे हैं, आप बड़े ध्यान से समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं पर भी हमेशा याद रखना, कोई भी पॉइंट आ जाए, जिस भी पॉइंट में अगर आपको आर्थिक शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी आर्थिक शब्द का वर्णन नहीं है। तो इसमें क्या दिया है? का वर्णन नहीं है। तो हमने आ रहा है यहां क्या हो गया इसका सही आंसर? आर्थिक स्वतंत्रता। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हालांकि आपको एक जानकारी और मैं दे देता हूं, इसमें यह दिया गया है कि आप 3 स्वतंत्रताएं आपके सामने लिखी गई, धर्म की, विश्वास की, विचार प्रकट करने की। तो संविधान की प्रस्तावना में और कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से 5 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब वो 5 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? तो उन 5 में दिया गया है, आप यहां देखेंगे, धर्म की, विश्वास की, विचार प्रकट करने की, और इसी के साथ साथ दिया गया है क्या? आपको अभिव्यक्ति और उपासना की। तो यहां से आपकी 5 स्वतंत्रताएं समझ आई क्या? अभिव्यक्ति, उपासना, विचार प्रकट करने, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से आपको पूरी प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं 5 प्रकार की दी गई हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? अब ये थोड़ा सा मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन कर लेते हैं। आप सबने मौलिक अधिकार पढ़ लिए होंगे, यहां मैं आपके लिए सिर्फ वो मोस्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनको द्वारा आप कुछ जानकारियां इकट्ठी कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहां पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें क्या कहते हैं ये क्वेश्चंस? इन क्वेश्चंस में दिया गया है, सबसे पहले आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आप देखिए कि संविधान को कौन लागू करेगा, संविधान के मौलिक अधिकारों को कौन लागू करेगा? तो कौन करेगा भैया? भारत के सभी न्यायालयों को? नहीं, क्योंकि भारत के सभी न्यायालय भारतीय संविधान को लागू नहीं कर सकते। क्या दिया गया है? संसद को? नहीं। अब मैं यहां संसद को मना कर रहा हूं तो आप कहोगे कि सर ये निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आप सबने पढ़ा है कि भारतीय संविधान का कोई भी कानून संसद लागू कर सकती है, किसी भी कानून को संसद परिवर्तित कर सकती है। लेकिन यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही आपको क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप देखिए क्या कि निम्न में से किसको संविधान द्वारा, किसके द्वारा? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो भाई हमारे यहां संविधान को लागू कौन करता है? मौलिक अधिकारों को का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आर्टिकल 32, अनुच्छेद आर्टिकल 32 में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के बारे में बात कही गई है, जहां कहा गया है क्या कि मौलिक अधिकारों का, क्या कहा गया है? मौलिक अधिकारों का संवैधानिक संरक्षण, संवैधानिक संरक्षण। ये कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 32 में। तो इस आर्टिकल नंबर 32 के तहत ही संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की जो शक्ति दी गई है वो किसको दी गई है? भारतीय उच्चतम न्यायालय और किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को। तो यानी कि क्या? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अब आगे देखते हैं,
ये देखा आपने शक्तियां। अब एक क्वेश्चन और भी कई बार आ जाता है, मौलिक अधिकार आपने सबने पढ़े हैं, समझे हैं कि हमारे पास धर्म की स्वतंत्रता है, समानता की स्वतंत्रता है, समता का अधिकार है, जीवन जीने के अधिकार हैं। तो इन सभी अधिकारों के तहत अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, क्या कि मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या हैं। अब यहां देखिए क्या यहां दिया गया है, पहला पॉइंट वाद योग्य, दूसरा दिया गया है लचीले, तीसरा दिया गया है अवाद योग्य, चौथा दिया गया है कठोर। तो आप ये चीज याद रखें कि मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य हैं। यहां बहुत से बच्चे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों पर कोई वाद नहीं होता, या मौलिक अधिकार हमारे बहुत कठोर हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या मौलिक अधिकार हमारे लचीले हैं, लचीले तो आप हटा ही दोगे, क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। आप मैक्सिमम बच्चे यहां पॉइंट लगाते हैं, क्या, क्योंकि कठोर हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन यही आप मिस्टेक करते हैं। मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार हैं वाद योग्य। अब वाद योग्य क्यों है, मैंने अभी आपको बताया क्या कि आर्टिकल 32 संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण देता है, और यदि आपके संवैधानिक अधिकारों के यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब आप कहां जाएंगे, तब आप जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आपके संविधानों पर कोई वाद विवाद खड़ा कर सकता है। तो इसलिए कहा गया है क्या, मौलिक अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चंस भी कई बार आया हुआ है, क्या कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो भैया संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, ये अब देखिए। तो यहां सबसे मोस्ट पॉइंट है क्या कि 1978 में जब भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किया गया, 1978 में जब भारतीय संविधान का 44वां संशोधन किया गया, तब उसमें आपके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया, वैधानिक या कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब यहां से एक चीज और आपको समझने की आवश्यकता है कि पहले यहां से दो क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, क्या कि संपत्ति के अधिकार को पहले कौन से आर्टिकल में रखा गया था। तो संपत्ति का अधिकार इस अनुच्छेद के संशोधन से पहले, इस भारतीय संविधान के संशोधन से पहले आर्टिकल नंबर 31 में निहित था। लेकिन अब कहां है, अब आर्टिकल नंबर 31 में नहीं है, और अब कहां चला गया, अब जो इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 300 कै, आर्टिकल नंबर 300 कै में अभी संपत्ति का अधिकार निहित है। तो छात्रों आज आप सबने देखे कुछ मोस्ट पॉइंट, और जिसमें मोस्ट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और इन क्वेश्चनों में जो भी चीजें आपको अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, किसी क्वेश्चंस में कोई समस्या नजर आती है, तो प्लीज सभी छात्र कमेंट करें। और हाँ, अब सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों से चैनल्स को सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम बहुत जल्द आपके सम्मुख लाइव हो सकें, और लाइव होने के बाद एक दूसरे से बातचीत कर सकें और आपके कमेंट का हैंड टू हैंड रिप्लाई दे सकें। धन्यवाद।